बहुत बार तुमने देखा होगा कि कोई बच्चा या कोई तुम्हारा सीनियर पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसका माइंड बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बोर्ड में या एग्जाम से मार्क्स बहुत कम आते हैं। इसका एक कारण हो सकता है उसकी आंसर राइटिंग। हाँ बच्चों, आंसर राइटिंग भी एक स्किल है। आप एग्जाम में कैसे कॉपी में लिख रहे हो, कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स पर फर्क पड़ता है। अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो उस पर बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको इसी पर्टिकुलर स्किल में मास्टर करने के लिए आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिनके यूज से आप अपने आंसर राइटिंग को और बेहतर कर सकते हैं और अपने बोर्ड में मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए आंसर राइटिंग का? देखो, सबसे पहले तुम्हें सोचना है कि एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि तुम्हारी कॉपी कोई बच्चा नहीं चेक कर रहा होगा, एक टीचर चेक कर रहा होगा जो कि तुमसे एज में काफी बड़ा है ना। तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि उसे कैसे हम इजीनेस दे सकें। जितना वो इजीनेस महसूस करेगा उतनी जल्दी कॉपी अच्छे से चेक होगी और उतने तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। पहले एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, सोचते हैं। तो देखो यार, अगर मैं एक एग्जामिनर हूं, जैसे मैं भी कॉपी चेक करता हूं, तो मेरे पास काफी कॉपी के बंडल्स आ जाते हैं। जैसे 100+ कॉपीज चेक करनी है आपको, 80+ कॉपीज चेक करनी है, अलग अलग बोर्ड के अलग अलग नॉर्म्स हैं, ठीक है ना, कि इतनी कॉपी आपको पर डे चेक करनी है। तो इसका मतलब एक हेक्टिक काम तो है उसके पास। तो उसके पास इतना समय नहीं होगा कि वो तुम्हारे आंसर्स को डिकोड करे कि भैया तुमने लिखा क्या है और इससे रिलेटेड क्या है, वहां पर कौन कौन सी मेन लाइंस हैं। उसके पास इतना समय नहीं है। तो अगर तुमने एक ऐसी तरह से आंसर लिखा कि यार जिसको हम डिकोड करना थोड़ा मुश्किल है, तो वहां पर तुम्हें एवरेज मार्क्स मिलेंगे, तुम्हें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दे डोंट हैव टाइम टू डिकोड आंसर। उनको डिकोड करने का समय उसके पास नहीं, उसके बहुत कॉपी चेक करनी है। हाँ ना? तो अपने आंसर को क्लियर लिखो, स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए, जिससे तुम्हें क्या मिले, मोर मार्क्स मिल जाएं। अपने आंसर्स को आपको क्लैरिटी के साथ साथ स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है। वो कैसा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। देखो, आंसर राइटिंग में दो टाइप की चीजें आती हैं। पहले तुम अपना आंसर कैसे लिख रहे हो, मतलब आप कंटेंट क्या दे रहे हो एग्जामिनर को या कॉपी में। दूसरा, आप प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो। तो मैं दोनों चीज तुम्हें सिखाने वाला हूं, है ना। थोड़ा समय लगेगा, सीख जाओगे, बोर्ड में तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। ध्यान देना। अब समझो, क्लियर और स्ट्रक्चर्ड आंसर तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है कि तुमने लिखा क्या है। उसको कॉपी चेक करने में जितना आसानी होगी उतने ही तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस है मेरे भाई। बिल्कुल रियल है। मेरे फ्रेंड्स जाते हैं बोर्ड में कॉपी चेक करते हैं, राइट, तो वो बताते हैं कि यार कैसा कैसा उनके साथ हो रहा है। कुछ बच्चे बिल्कुल अजीब सा लिखाते हैं, है ना, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में लिखाएंगे, मोहनजोदारो की लैंग्वेज लिखाएंगे, अजीब सी कोई ना कोई नई लिपि लिखाते हैं, नई लैंग्वेज लिखाएंगे, है ना, अजीब सी, चिड़िया उड़ रही है उसमें, मैना उड़ रही है। वो एग्जामिनर नहीं चेक करेगा यार, उसको काट के आगे बढ़ जाएगा, उसको और भी कॉपी चेक करनी है, तो तुम्हारे मार्क्स गिर गए। फिर आगे तुम करते रहना, उसको रिक्रूट करते रहना, उससे कोई मतलब नहीं है, स्कूटनी कराते रहना। सो एग्जामिनर को जो इजीली समझ आ जाए वही आप ज्यादा मार्क्स ला सकता है। जिसने भी एग्जामिनर को इजीली समझा दिया अपने आंसर को, उसके मार्क्स क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे ही आएंगे, गारंटी है। अब तुम कैसे इसमें ध्यान दे सकते हो, क्या क्या चीजें तुम्हारे लिए जरूरी है वो समझो। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा यार आंसर राइटिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए, मतलब तुम अपने आंसर को किस तरीके से लिखो। सबसे ज्यादा जरूरी ना मेरे भाई यही है। तेरी राइटिंग अगर थोड़ी सी भी खराब है चल जाएगा, लेकिन अगर तेरा प्रेजेंटेशन, तुम क्या कंटेंट दे रहे हो, उसमें तुमने गलती की तो भाई तेरे नंबर कम हो जाने वाले हैं। इस बात को समझ लो। तो आंसर राइटिंग फॉर्मेट में सबसे पहले, अगर तुम थ्योरेटिकल लिख रहे हो आंसर को, या आप किसी भी थ्योरी में इंग्लिश लिख रहे हो, एसएसटी कर रहे हो, कुछ भी ऐसा आप कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ ऐसा लिख रहे हो साइंस में, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, है ना, कि तुम किसके बारे में लिख रहे हो। उस इंट्रोडक्शन में क्या क्या तुम दे सकते हो, जैसे किसी चीज की डेफिनेशन। तुमसे अगर टाइम एंड वर्क के बारे में पूछा गया तो तुम डेफिनेशन बता रहे हो। तुमसे अगर केमिकल रिएक्शंस के बारे में पूछा गया तो तुमने 2 लाइन की डेफिनेशन लिख दी। तो एग्जामिनर को आइडिया लग गया है बच्चे ने किस चीज के बारे में लिखा है। सवाल में जो पूछा गया उस वर्ड को उठाया, उसकी डेफिनेशन लिख दी। ठीक। सो डेफिनेशन के अंदर तुमने क्या एक्सप्लेन कर दिया, कीवर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे तुमने उनको क्या कर दिया बेटा, कर दिया, उनको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक। उसके बाद डायरेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आप डायरेक्ट आंसर लिखो। ऐसा नहीं यार कि तुम्हें फालतू की बातें लिख देनी है, चाचा चौधरी की कहानी यहां नहीं लिखनी है तुम्हें, ठीक है ना। मेन आंसर जो तुम्हारा है उसको लिखना शुरू करो। उसके पास इतना समय नहीं है, किसके पास, एग्जामिनर के पास, कि तुम्हारे आंसर को डिकोड करे। तो मेन आंसर दिखाओ उसको। फिर तुम्हारा दूसरा पॉइंट आता है मेन कंटेंट। ये वो कंटेंट है जिसके बारे में तुम्हें पूरा अच्छे से लिखना है। तो उसके अंदर पॉइंट्स वाइज लिखो, पॉइंट्स दो, सारे एक एक करके पॉइंट्स दो, हेडिंग्स दो, और हेडिंग्स को आप अंडरलाइन कर दो, बोल्ड कर दो, जैसे भी आप कर पाओ, हेडिंग्स दो, एंड उसके साथ सब हेडिंग्स भी दो। पैराग्राफ में अगर तुम लिख रहे हो तो भाई फिर तो तुम्हें दिक्कत होगी, नंबर तुम्हें कम मिलेंगे, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर आंसर
छुपा होता है। इंग्लिश में हम लोग कंप्रहेंसिव पैराग्राफ करते हैं ना, तो उसमें से आंसर ढूंढने में कितना समय लगता है। तो एग्जामिनर को क्यों ऐसा कर रहे हो, उसका एग्जाम ले रहे हो क्या तुम? नहीं ना, तुम एग्जाम को सॉल्व कर रहे हो, तुम कर रहे हो ना सॉल्व। तो भाई तुम्हें क्या करना है, अपने आंसर को अच्छे से लिखना है, हेडिंग के साथ और सब हेडिंग के साथ। और अगर मैथ्स दे रहे हो, मैथ्स के एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखो कि भाई किस फॉर्मूले का हमने यूज किया, प्रॉपर्टी का यूज किया। डायग्राम्स बनाओ, अगर सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का है तो डायग्राम बनाओ अच्छे से, उसमें नहीं बोला है तो भी बनाओ, बढ़िया से डायग्राम्स बनाओ। स्टैटिस्टिक्स में अच्छे से टेबल को बनाओ, ठीक है ना। एग्जांपल्स भी दो जहां पर पॉसिबल है कि यार अगर तुमने किसी चीज को डिफाइन किया, जैसे केमिकल रिएक्शन को डिफाइन किया, तो फिर एक केमिकल रिएक्शन तुमने लिख दी, है कि नहीं। तुमने किसी भी चीज को डिफाइन कर दिया, उसके अंदर तुमने एक उसका एग्जांपल दे दिया, तुमने स्पीड को डिफाइन किया, एक एग्जांपल दे दिया, तो उससे भाई बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तुम्हें लग रहा होगा अरे सब फालतू चीजें, नहीं भाई, इससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप आता है तुम्हारा कंक्लूजन, जो कि 1 से 2 लाइन का होना चाहिए। कंक्लूजन थोड़ा सा समरी होनी चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए, फाइनल स्टेटमेंट होना चाहिए। जैसे मैथ में हम लोग हेंस प्रूव द आंसर इज द LHS इक्वल टू RHS, हेंस द स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर व्हेन द टाइम इज, ऐसे सवाल में आता है ना कि क्या होगा, तो वहां पर नीचे आपने एक लाइन लिख दी, बुक्स में देखा होगा, इसको बोलते हैं कंक्लूजन देना। सो इसको जरूर डालो। अब आंसर राइटिंग के इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठा लो, एसएस ले लो, बाकी मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से मिल जाएगी, ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बाबू, वो आता है तुम्हारा प्रेजेंटेशन का, कि तुम कॉपी में कैसे प्रेजेंट करते हो, है ना, उसी से मार्क्स बूस्ट होते हैं। प्रेजेंटेशन से ही तुम्हारे क्या होंगे, मार्क्स बूस्ट होंगे। अब प्रेजेंट कैसे करोगे, वो था कंटेंट कैसे आप करते हो, कंटेंट किस वे में देते हो। ये होता है आपका हैंड राइटिंग हो गया इसके अंदर, ठीक है ना, कॉपी में सफाई, अपने आंसर को बॉक्स में बंद कर दिया, कि मैथ में अगर तुम्हारा कोई एक्सप्रेशन आ गया, कुछ आ गया, उसको बक्से में बंद कर दिया, उसको दिख रहा है, हाईलाइटेड दिख रहा है एग्जामिनर को, है ना, तो जल्दी से तुम्हारा कॉपी चेक कर लेगा और आंसर नंबर दे देगा। तो पॉइंट वाइज लिखिए, सबसे पहली बात पॉइंट वाइज लिखिए, नॉट पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स मतलब को पॉइंट वाइज लिखो, इससे तुम्हारी कॉपी भी भरेगी। कॉपी में कोई दिक्कत नहीं, तुम B शीट ले लेना, C शीट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी भी भर जाती है तुम्हारी अच्छे से, पूरे पेज यूज हो जाते हैं, और एक अच्छा इंपैक्ट भी पड़ता है एग्जामिनर के सामने। लीव 1 लाइन गैप, ये उनके लिए है जिनकी राइटिंग बिल्कुल जलेबी जैसी है यार, कुछ आपस में मिला देते हो आप, या लाइन वाइज आप गलती करते हो, तो उनके लिए तो एक आप लाइन का गैप दे दो। अगर आपकी राइटिंग बहुत ही ज्यादा वाहियात और गंदी है मेरे भाई, एक्सेप्ट कर लो उस चीज को, तो उसमें आप अपना आंसर लिखते वक्त ना 1 लाइन का गैप दे दो। बाकी जिसकी सही है यार वो मत करना, ठीक है ना, ये उन्हीं के लिए। की लाइन, हाँ, कि अंडरलाइन करिए कीवर्ड्स को, अंडरलाइन करना तुम्हें कीवर्ड्स के बहुत जरूरी है यार। तुमने लिखा है आंसर, अब उसमें छांटेगा छोड़ो ना बैठ करके, इसका इतना समय नहीं है उसके पास, तुमने अंडरलाइन कर दिया एक चीज को, तो एग्जामिनर अच्छे से देख पा रहा है, उससे समझ आ गया, तुम्हें नंबर देगा अच्छे से, पूरे मार्क्स मिलेंगे यार तुम्हें। फिर ब्लैक ब्लू पेन का यूज करो ताकि तुम डिफरेंशिएट कर पाओ। और दूसरा, नीट डायग्राम्स होने चाहिए आपके, एक अच्छा सा डायग्राम जरूर बनाइए, अगर उसमें नीड है तो जरूर बनाइए। अगर आपको लग रहा है इस टॉपिक में नीड नहीं है तो रहने दो, लेकिन अदरवाइज एग्जाम में नहीं बोला गया है, पेपर में नहीं बोला गया, फिर भी बनाओ, है ना। डायग्राम से इंपैक्ट पड़ता है, उसको दिखता है कि बच्चे को आ रही चीजें। तो मैथ में हो गया डायग्राम आपको बनाना चाहिए, साइंस में बनाना चाहिए, पुलिस सिस्टम में तो बनाई जरूर, एग्जामिनर के ऊपर बहुत असर पड़ता है इसका। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन में। तीसरा पॉइंट आता है बाबू तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, कि ऐसा तो नहीं कि एक ही आंसर में सारा समय देते चले जा रहे हो, एक ही आंसर में लगे पड़े हैं यार, करते जा रहे हैं, उसी फूल पत्ती बना रहे हैं, पेपर बाद छूट जाएगा भैया हमारा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, स्ट्रेटजी इसकी बना लेनी है। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को पिक कर लो, 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है ना, ऐसे तो पिक कर लिया कि कौन कौन सा यार मुझे आ रहा है, मुझे इससे सबसे पहले करना है, तो तुमने इजी क्वेश्चंस को पिक कर लिया पहले। उसके बाद डोंट गेट स्टक ऑन 1 क्वेश्चन, कि यार एक ही क्वेश्चन को तुमने दिल पे ले लिया अपने, कि मैं तो करके ही रहूंगा इसको। टाइम खो बैठोगे मेरे दोस्त, बाकी सारे करो, इसको लास्ट में कर देना जो तुम्हें ना आए। दूसरा, टाइम को डिवाइड कर लो, भैया तुम्हें अब तुम्हारे MCQ आ रहे हैं 20, तो तुम्हें उन्हें 40 मिनट में करना है, सब्जेक्टिव तुम्हें इतनी देर में करना है, केस स्टडी तुम्हें इतनी देर में करनी है, या कंप्रहेंसिव आगे चीजें तो उन्हें इतनी देर में करना है। वो तुम अपने अकॉर्डिंग, जिसमें तुम्हारी स्पीड है, स्किल है, उसे डिवाइड कर सकते हो। अगर सवाल 1 मार्क का है तो उसमें 1 से 2 मिनट दो, अगर सवाल 5 मार्क्स का आ रहा है दोस्तों, उसमें 7 से 8 मिनट ही मैक्सिमम देना, उससे ज्यादा नहीं देना है। इस बात को अपने दिमाग में रख लो। दूसरा, पुअर टाइम मैनेजमेंट ही तुम्हारा अनफिनिश्ड पेपर वाला पार्ट होता है। कई बच्चों के इंटरव्यू में तुमने सुना होगा, या अपने दीदी या भैया को सुना होगा, पापा या सर मुझे सारा पेपर आता था, मुझे सब आता था एग्जाम में, लेकिन फिर यार मेरा पेपर छूट गया, मेरा पेपर छूट गया। क्यों छूट गया पेपर? क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी वीक था मेरे दोस्त। टाइम मैनेजमेंट उनका क्या था? वीक था। अगर उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता तो उनके एग्जाम पूरे हो जाते, उनका पेपर पूरा हो जाता। तो तुम ऐसा ना बोलो, इसलिए इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। एग्जाम को करने से पहले 15 मिनट जो रीडिंग टाइम मिलता है उसको यूज करो।
ठीक है। फिर लास्ट चीज, बस लास्ट पॉइंट है बेटा, वो है कि टॉपर्स कैसे करते हैं, टॉपर किन किन चीजों का ध्यान देते हैं। टॉपर सीक्रेट्स क्या है, जो रियल बोर्ड ट्रिक्स हैं यार, ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बच्चे यूज करते हैं, नंबर्स भी आते हैं, ये उन्हीं के एक्सपीरियंस है जो मैं तुमसे बता रहा हूं, ये मेरे खुद के कोई पॉइंट नहीं है, ये बच्चों से लिया गया फीडबैक मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है ना, कोई बनावटी चीज नहीं है बच्चों के फीडबैक से बेटा। राइट हेडिंग्स इवन इफ नॉट आस्क्ड, टॉपर से आप पूछोगे तो हेडिंग वाइज ही करते हैं वो। स्टार्ट आंसर कॉन्फिडेंटली, जब भी शुरू करो आंसर को पहली दूसरी लाइन से लगना चाहिए यार, लड़के के अंदर दम है, लड़के ने जो लिखा है इसमें बात तो है, ये आंसर बिल्कुल इस टॉपिक से रिलेट कर रहा है, ये नहीं सबसे पहले चाचा चौधरी की कहानी लिखी गई है फिर अपना मेन आंसर है और फिर नीचे जाकर के कहानी चल रही है, ये मत करना भाई, ये मत करना, मेन बॉडी पहले आप देखिए उसमें, है ना, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। फिर कीप हैंड राइटिंग रीडेबल, अब ऐसा मत लिखाना है कि नहीं कि उसके अंदर ऐसी लैंग्वेज लिखा हो जो तो ना मुझे समझ आए ना एग्जामिनर को समझ आए ना तुम्हें ही बाद में समझ आए, तो ऐसा मत लिखाना कि उसके अंदर बवंडर चले गया और राइटिंग में तूफान आ गया, खींच के एकदम लिख दिए हो, पढ़ने में ही नहीं आ रहा, रीडेबल ही नहीं है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है ना, स्टाइलिश नहीं जाना भाई, स्टाइल मत मारने लगना, ये एक पॉइंट ध्यान रखो। फिर अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ये क्यों है, देखो अगर तुम्हें कोई आंसर नहीं भी आ रहा है तो तुम्हें उससे रिलेटेड कुछ तो याद होगा, कुछ तो ऐसा ठोकना, अपना टीचर ने पढ़ाया होगा, ध्यान आ रहा होगा, इधर उधर देखा होगा, वन शॉट देखा होगा, है ना, तो उससे तुम उसके बारे में कुछ तो लिख करके आओ, तब उस केस में छोड़ना नहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, तुम्हारे मार्क्स तो बढ़ाता ही है। मान लिया तुझे कुछ नहीं आता है, बिल्कुल नील बड़ा सन्नाटा, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तेरे को कुछ नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड दो तीन चीजें अगर याद हो तो कुछ कहानी लिख दो, कुछ चीजें लिख दो, तब लिखो, क्योंकि तो कुछ आ तो रहा नहीं है उसमें, तब लिखो। तो वो देखते देखते ना तुम्हें, जब तुमने इतनी सारी चीजें अच्छी करी होंगी तो वो एक भी उसी में चला जाएगा, 100 अच्छाई में बुराई छुप जाती है ना, वैसे तेरे बाकी सारे अच्छे आंसर्स में ना वो एक वाला भी चला जाएगा, तो उसमें तेरे को पूरे तो ना मिले लेकिन एटलीस्ट आधा तो मिल ही जाएगा ना, तो क्यों छोड़ना, तो इस चीज को ध्यान रखना। सो आई होप तुम्हें समझ आई होंगी चीजें, ये जो मैंने तुम्हें सारी स्ट्रेटेजी बताई है इन पे काम करो, है ना, अभी समय है, ये मैं इस वक्त क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बेटा अभी टाइम है, तुम इस पर काम कर लोगे तो तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा और तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, स्किल भी गेन हो जाएगी। सो इस पे काम करिए, राइट। ऐसे ही मजेदार वीडियोस में आपको और देता रहूंगा, ऐसे ही गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने उन खास लोगों के साथ शेयर करो जिनको तुम चाहते हो कि यार ये इंप्रूव करें। अगर कोई और देख रहा है वीडियो को तो अपने जूनियर्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली लेक्चर में। और एक और बात, अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप मेथड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आपको डीएम भी कर सकते हो यार वहां पर भी। बाकी चैनल को सपोर्ट करो, है ना, लव करो। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लेक्चर में इतना ही, फोड़ दो, इस बार आग लगा दो, मजा आ जाएगा।